गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और बेटा कैसे हो? सब लोग बढ़िया वेट कर रहे हैं आज क्या लेक्चर का, क्योंकि पिछली क्लास में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कर लिया था और अपन ने बोला भी था कि हमने बहुत से फॉर्मूलाज दिए हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज आपने कवर किए थे वहाँ, जिसमें से सबसे बेस्ट फॉर्मूला था रिडबर्ज इक्वेशन, जो क्या कहता था इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर म्यू बार इक्वल टू 1 by लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अगर पर सेंटीमीटर में ये फॉर्मूला लिया है, पर सेंटीमीटर अगर यूनिट लेना है वेव नंबर की, क्योंकि 1 अपॉन वेव लेंथ है तो कांस्टेंट हो जाएगा 109677, और अगर पर मीटर में लेना है तो 1.0967 इंटू 10 टू पावर 7 पर मीटर। ये पूरा अपन ने पढ़ा था। फिर हमने देखा था रिडबर्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर याद है आपको, -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। याद आया? फिर हमने पढ़ा था रिडबर्ज इक्वेशन, आपने जो थर्ड वाला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपका कांस्टेंट था 3.29 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये पूरा आपने मतलब पढ़ा था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिडबर्ज इक्वेशन ये सारे इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉर हाइड्रोजन एटम है, जहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 होता है Z इक्वल टू 1। और अगर हम किसी और एटम के लिए लें, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए लें जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, बट जैसे He पॉजिटिव है, Li+2 है, तो आपको याद होएगा सेम रिडबर्ज इक्वेशन को 1 बाई लेमडा या म्यू बार इक्वल टू r z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा था, एटॉमिक नंबर से हमने उसको एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा था। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट था। और इसी का एप्लीकेशन के लिए अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और फिर देखते हैं तो बोहर पोस्टुलेट या बोहर मॉडल भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपके सामने सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखा रखा है यहाँ, आप मेरे साथ लिखते जाइए न्यूमेरिकल। व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। तो आप मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है बट स्टार यानी इम्पॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन किया जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन लिखें आप, व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दो चीज़ें मांगी हैं आपसे, फ्रीक्वेंसी मांगी है और वेवलेंथ मांगी है, ऑफ अ फोटोन। व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड, जो निकला है, ड्यूरिंग a transition from n equal to 5 to n equal to 2 state. During a transition from n equal to 5 state to n equal to 2 state in the hydrogen atom. In the hydrogen atom. उसके बाद बी पार्ट मतलब कह रहे हैं, in which region of the spectrum will this radiation lie? In which region of the spectrum this radiation will lie? So very very good question. I am giving you 1 minute to complete the lines very very fast. जल्दी से आप इसको complete करेंगे ताकि अपन अब सब मिलके साथ इसको solve करें। हरी अप। दो डाटा मांगे हैं, एक आपसे फ्रीक्वेंसी मांगा गया है, दूसरा आपसे वेवलेंथ मांगा गया है। और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने देखा कि हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में था, मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम 5th टू n इक्वल टू 2, मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ऊपर चला गया, कौन सी शेल में? 5th में। ये मेरा हाथ सेकेंड शेल है, असल उसका घर सेकेंड शेल है, लेकिन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके 5th में गया है। तो आपको जैसे पता है कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो अनस्टेबल हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, वापस वो अपने सेकेंड शेल में जब आएगा तो पूछ रहा है जो लाइंस इमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछो। ये कह रहा है कि ये देखो, वेवलेंथ निकालो और फ्रीक्वेंसी निकालो उस फोटोन की जो इमिट हो रहा है जब ट्रांजिशन हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करी है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फोटोन, तो जब वो वापस आ रही है वो लाइन, जो फोटोन वापस आ रहा है, तो जो कितना वेवलेंथ है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये क्वेश्चन है। अब इसके जो सेकंड पार्ट, अगर बच्चा ज़रा भी स्मार्टली सोचेगा, इन विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाई, उसका घर क्या है? यहाँ पर आप देखो 5th से सेकंड में आ रहा है, उसका घर क्या है बेटा? उसका घर तो सेकंड शेल है। अगर उसका घर सेकंड शेल है तो सेकंड शेल किसका घर होता है? बाल्मर का। और बाल्मर का जो सीरीज है वो कौन से रीजन में होती है? विजिबल रीजन। तो सेकंड पार्ट तो हमें वैसे ही समझ में आ गया
किससे समझ में आ गया कि वो आया कहाँ, आएगा वहीं जहाँ उसका होम होगा, जहाँ उसका घर होएगा। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड अप्रोच है। अब पहले वाले पार्ट में जब आप आओगे, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है और आपको वेवलेंथ। मैंने आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी के भी, वेवलेंथ के भी, लेकिन एक चीज़ मुझे लगती है थोड़ी, मतलब दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, कि जब अपन वेव नंबर वाला बेटा फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें म्यू बार होता है, तो उसमें ज़रा सी दिक्कत आती है कि म्यू बार का जो 1/λ है, तो पहले बात तो आप 109677 इतना बड़ा नंबर लोगे, तो उसको थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी बच्चों को। फिर वो जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करो कि 1/, क्योंकि म्यू बार इक्वल टू 1/, वेवलेंथ है। आप चाहो तो करो, बुक्स में दिया हुआ है उससे आंसर करें, अगर वेव नंबर है तो उसी से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मतलब अलग मेथड लगाना है तो वो भी बिल्कुल 100% सही है। अलग मेथड से भी अपन क्वेश्चन ये वाले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या, आपको एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, मैंने कहीं बताइए, अगर अपन डेल्टा ई से कर लें, डेल्टा ई वाला नंबर बहुत आसान है 2.18, अगर अपन डेल्टा ई निकाल लें पहले, फिर हम जानते हैं कि किसने कहा था हमसे ये बात, हमसे मैक्स ब्लैंक ने कही थी कि डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू। अगर डेल्टा ई निकाल लिया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, पक्का फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है जो 9 से यूज़ करते हैं फिजिक्स में, सी इक्वल टू लैम्डा इनटू म्यू। सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ एंड म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो ये भी एक तरीका है जिससे कर सकते हैं। कोई बच्चा कहे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, मैडम आप ऐसे कर लो, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो फ्रीक्वेंसी निकालूंगा पहले, 3.29 इंटू 10⁻15 से फ्रीक्वेंसी निकाल लूँगा, और फिर सी इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, उससे वेवलेंथ निकाल लूँगा। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल करने के बहुत से मेथड होते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। पर जैसे अगर आप अपनी किताब देखेंगे एनसीईआरटी, तो उससे मैं उस वाले मेथड से भी कर रही हूँ, बाकी ऑल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको बता ही दिया है, या उससे भी करके बता देंगे, ठीक है। तो जैसे अगर अपन इसका आंसर देख रहे हैं, तो हम इसको आंसर में जैसे पहले हमने मान के चलो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया डेल्टा ई वाला, तो हम जानते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, 1/n1²। हाइड्रोजन है तो फिर मैंने z लिखने की जरूरत ही नहीं समझी कि नो नीड टू राइट z बिकॉज इट इज हाइड्रोजन एटम, फॉर दैट z इक्वल टू 1। सो अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, तो अब मैं अगर जब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, तो ये मेरे नंबर कोई डिफिकल्ट नंबर नहीं होता, ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर हो। इसमें हमने देखा 1/n1 आपका लोअर एनर्जी लेवल था यानी 4 हो गया, माइनस कहाँ गया आपका 5 पे यानी 25। ये आपका इक्वेशन 1 था, मतलब फॉर्मूला था। सेकंड में आपने इसको सब्स्टिट्यूशन कर दिया इस फॉर्मूले पे, ठीक है। अब जब आपने इसको मतलब सॉल्व करा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी अपन सॉल्व करने में टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपना टाइम बहुत कीमती होता है। तो इसके अंदर हमने देखा जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 4.58 इंटू 10⁻⁻19, 4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कोई भी बच्चा कर सकता है, इतना मैथ्स हम सबको आता है। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा आ गया। आप कहोगे मैडम आपने माइनस कहा था, हाँ बिल्कुल कहा था, ये माइनस लगा है, ये माइनस लगा है। माइनस के आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। माइनस के लिए क्यों परेशान नहीं हो आप माइनस के लिए? क्योंकि माइनस का मतलब आप समझ चुके हो। पिछली क्लास में मैंने माइनस का मतलब आपको समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का साइन नेगेटिव सिर्फ इसलिए होता है, वो मतलब कोई उसका मैग्नीट्यूड से कोई रिलेशन नहीं है, वो नेगेटिव सिर्फ इसलिए है कि बताने के लिए जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है। जब हम उसको इसी मतलब डेल्टा ई को हम जब फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में लगाएंगे तो हम माइनस ही लगाएंगे। ये माइनस सिर्फ ये साइन है जो इंडिकेट कर रहा है, मतलब दिस माइनस इज अ साइन which indicate that the energy is released out, है ना। एनर्जी जो है एमिट हो रही है, रिलीज हो रही है या एमिट हो रही है। अब आपके पास जब ये आ गया, आपने देखा कि हमारा मतलब डेल्टा ई आ गया। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो हम सब जानते हैं कि डेल्टा ई क्या होता है, इक्वल टू एच इंटू म्यू होता है। उससे अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो म्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, करेक्ट। डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू, तो म्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। अब हम जब डेल्टा ई हमने निकाल लिया था, मतलब यहाँ मैं कह रही थी कि यहाँ पर आप माइनस साइन नहीं लगाओगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी माइनस में नहीं आती। डिवाइडेड बाई एच का कांस्टेंट हम सब जानते हैं 6.626,
इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और ये आपका जूल आ गया। तो जूल से जूल कट गया और मतलब यूनिट काय में आ जाएगी आपकी पर सेकंड में। तो अब जब आप करेंगे तो अभी भी आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को टाइम को बचाना है हमारे। तो ये हमारा आंसर आएगा 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, हर्ट्स यानी पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्स यानी पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर टू यू? सो आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई सब बच्चों को। तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हमसे उसने क्या कहा है, वेवलेंथ भी मांगा है। तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, C = लैम्डा इंटू म्यू वाला। इससे अगर मैं वेवलेंथ निकाल रही हूँ तो वेवलेंथ मेरी आएगी C/फ्रीक्वेंसी। C जो है हमारा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली है वो है 6.91 × 10⁻14 सेकेंड, हर्ट्स यानी पर सेकेंड। फिर आप देख रहे हैं कि पर सेकेंड कट गया, तो आपका आंसर काय में आएगा, मीटर में आएगा। और जब आप निकालोगे, क्योंकि ये वेलोसिटी मीटर में होती है, तो जब आप मीटर में निकालोगे इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 434 × 10⁻⁹ मीटर। कभी कभी आपसे कह सकते हैं ऐसे भी कि डिटरमाइन द वेवलेंथ इन पिकोमीटर। आप सब जानते हैं कि एक पिकोमीटर या नैनोमीटर किसी में भी कह सकते हैं। जैसे नैनोमीटर में कहा तो एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो अगर हमने नैनोमीटर में करा तो हमारा वेवलेंथ आ जाएगा 434 नैनोमीटर। वाई? बिकॉज एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ ऑफ मीटर होते हैं। तो मीटर से नैनोमीटर जब करोगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा आपका 434 नैनोमीटर। I am giving you 1 minute to write and to think for the question, that if you have any problem you can ask. Otherwise the question is very good question and it is very important also. It is not difficult question, कोई difficult question नहीं है कि बहुत टफ है हमें समझ नहीं आ रहा, बट कैलकुलेशन में भी टाइम लगता है। इसीलिए अगर बच्चों को फॉर्मूलाज पूरे याद हों, उसको प्रैक्टिस हो, तो फिर उसका टाइम सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में मतलब चला जाता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला ही नहीं याद है, वो बैठा सोच रहा है एग्जामिनेशन हॉल में और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन करना नहीं आ रहा, तो वो बच्चा फिर नहीं कर पाता। तो आप लोग जल्दी से इसको कर लें। वेरी गुड क्वेश्चन है और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। अगर आप ज़रा भी अप्रोच आपकी सही रहेगी तो आपको क्वेश्चन करने में उस समय बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब जैसे आपसे मैंने अभी कहा था कि इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, कोई परेशानी नहीं है। अगर जैसे किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया, अब कोई बच्चा है जो उसको जैसे एनसीईआरटी इस लेवल नहीं, मतलब इस तरीके से कर रही है, कोई और बच्चा है वो कहे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, तो कोई टीचर उसका गलत नहीं कर सकता। क्या मतलब? वो कहे मुझे तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाना है, तो लगा सकता है बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दे रही हूँ और करके आप घर में इसे कैलकुलेशन करना और देखना सेम आंसर आएंगे। फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूले से कोई करना चाहे अगर, तो 3.29 × 10⁻15 इंटू 1/4 -1/5 25। ठीक है, हो गया। तो जब ये आंसर करो तो सेम आंसर आना चाहिए। आप करके देखना, आपका सेम आंसर आएगा 6.91 × 10⁻14 हर्ट्स, और फिर बस इसके बाद ये वाला स्टेप सेम आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड, बल्कि सिंपल मेथड है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो बच्चों को वही करना चाहिए, क्या कि इतना बड़ा मेथड पहले डेल्टा ही निकालना है फिर ये करना है, उससे अच्छा है कि अपन डायरेक्ट वो वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ राइट द अदर मेथड ऑल्सो। ऑल्टरनेटिव मेथड भी आप ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई मुझे आ रहा है करना और मैं काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब हम मतलब अब मैं शुरू कर रही हूँ। अभी न्यूमेरिकल तो और मैं दे सकती थी आपको, लेकिन मैं न्यूमेरिकल थोड़ी देर बाद करवाऊंगी। अभी अपन स्टार्ट कर दें बोहर्स का पोस्टुलेट्स, लेकिन उससे पहले एक हम आपको छोटा सा एक क्वेश्चन देंगे, वो अपन सब लोग मिलकर करेंगे। वो क्वेश्चन लिखेंगे आप मेरे साथ, या मैं हटा रही हूँ, आप मतलब मैं नहीं लिख रही, आप लिखते जाइए जब तक अपन टाइम यूटिलाइज कर लें। ड्रो डायग्राम टू शो क्या शो करना है हमें डायग्राम में? टू शो द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द
hydrogen atom to show the transition of electron in the hydrogen atom showing all the series, सारे सीरीज को बताते हुए हमसे वो कह रहा है कि आप डायग्राम बताएं हमें, जो डायग्राम आप बना रहे हैं वो हमें सारे सीरीज को शो करते हुए हमें आप डायग्राम बनाएं। तो वो डायग्राम कैसे बनेगा, उसमें हम शेल दिखा रहे हैं ना। तो जैसे मेरे पास एक शेल है, ये मेरा N1 = 1 है। और बहुत स्पेशल बात है यहाँ पर समझना बेटा, ये चीज़ एक जनरल बात बता रही हूँ। पहले आपकी कॉपी में लाइंस हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, मेरी थोड़ी बहुत हो सकता है कि लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बने, बट वो स्ट्रेट ही बनाना आप अपनी कॉपी के अंदर। यहाँ पर एक बात देखी गई है कि जो फर्स्ट शेल है और सेकंड शेल, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और जितना नंबर ऑफ शेल आगे बढ़ते जाते हैं तो वो पास पास आ जाते हैं, और पास आके कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? बिल्कुल लाइंस एक से एक मर्ज हो जाती हैं जितना अपन आगे जाते जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिपेक्ट कर रहा है, इस डायग्राम से ये चीज़ डिपेक्ट हो रही है। तो ये एक N1 = 1 है। फिर जैसे मैंने इतना डिस्टेंस छोड़ के फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाई, वो स्ट्रेट लाइन बता रही है मेरा N1 यानी ये घर है, N1 यानी लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, एक ही लेवल में लाइन लगाओगे। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो हमारी N1 = 3 है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अब आप देखो, आप खुद देख रहे होगा आपका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। फिर अपना डिस्टेंस और कम होता जाता है, और आखिर में जाके हम देखते हैं कि डिस्टेंस बिल्कुल पास पास लाइंस आ गई हैं हमारी, और हम इतनी लाइंस नहीं बनाएंगे तो हम एक आखिरी लाइन ऐसे शो कर देंगे हल्की सी ऐसे करके, यानी N1 इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब N1 इन्फिनिटी का मतलब ये है कि वो चला गया, कहीं बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी बाहर हमारा चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये लाइंस डिपेक्ट करी हैं। और अब हम जब ये लाइंस डिपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं कि आपने ये देखा कि जो फर्स्ट शेल है और सेकंड शेल है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। देखो, ध्यान से देखो, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में डिस्टेंस ज़्यादा है। जितना आप सेकंड शेल से ऊपर जाते जाएंगे आप देखेंगे कि शेल पास पास आ गई हैं और आखिर में मर्ज हो गई हैं इनटू अ कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम मतलब पूरी लाइन एक से पास आ गई। तो ये आपका स्पेक्ट्रम है। अब मैं इसमें क्या चीज़ आपको बताऊंगी, मैं इसमें आपको ट्रांजिशन समझा रही हूँ। तो ट्रांजिशन समझने के लिए अपन को मैं अलग पेन से यूज़ कर रही हूँ, यू कैन ऑल्सो यूज एन अदर पेन। सपोज आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ रहा है, मतलब वो लाइमन सीरीज का है, उसका जो घर है वो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट फ्लोर पे वो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो आप देखें क्या क्या चांसेस हैं बेटा, आपके पास चांसेस हैं जैसे इन्फिनिटी से, जैसे ये इन्फिनिटी है ना, यहाँ से ये फर्स्ट शेल में आ सकता है, ये देखो यहाँ आ गया, यहाँ ये इधर से भी आ सकता है, कितनी लाइंस आ रही हैं देख रहा, ये इस वाली शेल से भी नीचे आ सकता है, ये फोर्थ से भी नीचे आ सकता है, करेक्ट, यहाँ से भी ये नीचे आ सकता है, और यहाँ से भी ये नीचे आ सकता है। ये मैं तुम्हें समझा रही थी जो लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का। क्या मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन के एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करके वो ऊपर चला गया, जहाँ भी जाना चाह रहा है जा रहा है। जाने के बाद वो उसके पास चांसेस है कि वो अपने शेल, हायर शेल से जहाँ वो एक्साइटेड स्टेट में है वहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। इस तरह से वो ब्राइट लाइंस या कलरफुल लाइंस इमिट करेगा इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जैसे मान के चलो कोई कहे कि नहीं हमारा तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे है, यानी सेकंड फ्लोर पे रहता है, यानी कौन है वो, बाल्मर का इलेक्ट्रॉन। तो बाल्मर का इलेक्ट्रॉन अगर आएगा बेटा तो देखो ध्यान से समझना, वो यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन अपने घर से नीचे वो कभी नहीं जाने वाला, अपने घर पे आके रुक जाएगा, वहाँ एनर्जी पूरी इमिट हो जाएगी उसकी। फिर एक लाइन यूँ आई आपके पास, फिर आपके पास एक ये लाइन आई, फिर आपके पास ये आई, और फिर आपके पास ये आई। तो दीज आर द चांसेस फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द बाल्मर like series to come from higher state to lower state. Let us continue doing it. Like suppose third shell is what is third? You remember passion. Passion का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ। इसी तरह से ब्रैकेट, फोर्थ शेल में कौन रहता है, ब्रैकेट रहता है। ब्रैकेट का ये ऐसे आया,
ये ऐसे आया, और फिर अपन एक और बना देंगे पी फंड का, और इस तरह से आपका ये बढ़िया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, जिसके लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगी, तो क्या आप 2 मिनट के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर लें ताकि अपन आगे बढ़ें। और अपन अब आएंगे किसके पास, अपन अब आ रहे हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बाद आफ्टर 2 मिनट्स। ओके, हरी अप, डू इट। ओके, डन। इसे कहते हैं डायग्राम शोइंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन डिफरेंट सीरीज। इसी डायग्राम में थोड़ा सा अपन चाहो तो ऐड कर लो। ये क्या है आपका, ये कौन है आपका, लाइमन है। सेकंड वाला कौन है, बाल्मर है ना। थर्ड वाला पैशन, फोर्थ वाला ब्रैकेट, एंड फिफ्थ वाला पी फंड। और आगे वाला के नाम नहीं बता रही, हम्फ्री है, वो दिया नहीं है किताब में, जरूरत नहीं है हम्फ्री पढ़ने की। जिसको बहुत शौक आ रहा है तो लिख लो, 6 वाला जो है वो हम्फ्री है। ओके, so I hope that you have done the needful, and if it is not finished you can revisit this part of the video, or and I told you before also कि ये वाले जो वीडियोस हैं स्पेक्ट्रम वाले, उनको तो मैं रिविजिट करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब डेप्थ की नॉलेज ये बता रहे हैं, और ये आगे भी इसमें मतलब आगे पूरा रिलेटेड है इससे, इसलिए आपको इनकी प्लीज़ रिविजिट कर लेना अगर अभी भी नहीं बना है तो, बिकॉज नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, जो कि अपन कब से वेट कर रहे हैं बताओ। बोहर को आने में इतने सारे टाइम लग गया, जब रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था, क्या था रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे, अगर मैं घूम रही हूँ यहाँ पर तो मैं तो गिर जाऊंगी, आप घूम रहे हो तो गिर जाओगे, रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहा। आप सोचो, इतनी छोटी सी बात के लिए अपन ने तकरीबन 6 या 7 लेक्चर पढ़ा चुकी हूँ कि रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहा। बोहर आने से पहले इतने डेवलपमेंट हुए हैं, वो सब आपने पढ़े हैं। और जब भी मैं आपसे कह रही हूँ कि जब कोर्स में रदरफोर्ड मॉडल को ही काट दिया है और लिखा है कोर्स में आपका जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें लिखा है रदरफोर्ड मॉडल नहीं है, बोहर है। क्या आप बताइए मुझे, बोहर समझ आ सकता है किसी को बगैर रदरफोर्ड पढ़े? मैं कभी नहीं मान सकती। तो इसीलिए आप लकी हो गए, आपको पूरा A to Z पढ़ाया गया है। आपका कोई भी पोर्शन मैंने अभी तक डिलीट नहीं करा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो लास्ट ईयर का बच्चा पढ़ता था वही आप ब्लेस्ड होगा, आप भी पढ़ लो। तो चलो अब अपन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपनी डलेगी बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। साइड हेडिंग होगी बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। आप सब जानते हो जब भी कोई थ्योरी पढ़ी जाती है या मॉडल, तो सबसे पहले साइड हेडिंग क्या डलवाती हैं अमीना टीचर? पोस्ट्यूलेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट्यूलेट्स? पोस्ट्यूलेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी। सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन द सब साइड हेडिंग आफ्टर बोहर पोस्ट्यूलेट्स। अब देखो मैं बताऊं तुम्हें, पहला जो पोस्ट्यूलेट था मुझे लगता है कि बोहर ने रदरफोर्ड से ही मारा था। क्या मतलब? तुम्हें याद है रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस होती है सेंटर में, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर फैशन। सेम का सेम पॉइंट उठा लिया है किसने? बोहर ने भी। तो आप पहला पोस्ट्यूलेट अपन सब लोग मिलके लिखेंगे, एटम्स कॉन्सिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। बस यहाँ पर एक चीज अपन ऐड करेंगे आखिर में, वो चलो लिखते जाती हूँ मैं भी। एटम्स साथ साथ लिख लेंगे, जल्दी हो जाएगा। एटम्स कॉन्सिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ सेंटर। कहाँ होती है न्यूक्लियस हमारी? सेंटर में। अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। यहां पर आके रदरफोर्ड रुक गए थे। रदरफोर्ड ने बस इतना कहा था कि न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे हैं। अब जब रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था साइंटिस्ट ने, घूम रहे हैं तो गिर क्यों नहीं रहे? बताओ ना, गिर क्यों नहीं रहे? नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। ग्रेविटेशन, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूजल में ही अटक गए थे रदरफोर्ड साहब। लेकिन बोहर ने ये कहा, बताऊं क्या कहा? अभी लिखो नहीं, एक मिनट, पेन रुका हुआ है इस बात अपना।
उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास तो वो रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड शेल, फिक्स्ड एनर्जी। जिस वक्त इलेक्ट्रॉन बोहर का घूम रहा है अपनी शेल में, उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, जब भी तो वो नहीं गिर रहा न्यूक्लियस में। अगर एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, लूज हो रही है तो गिर जाएगा, लेकिन एनर्जी उस टाइम उसकी कांस्टेंट है, वो ना एनर्जी इमिट कर रहा है ना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एटम्स कॉन्सिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, सेंटर पे अंडरलाइन करो, अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन सर्क्यूलर फैशन in fixed orbits, in fixed orbits। प्लीज आप फिक्स ऑर्बिट को अंडरलाइन कर दें क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन फिक्स ऑर्बिट भी कह सकते हैं, शेल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट। इन फिक्स ऑर्बिट्स स्लैश शेल्स स्लैश, मतलब ये सब नाम लिख सकते हैं, एनर्जी लेवल्स स्लैश स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी? फिक्स्ड, जहां पर एनर्जी कांस्टेंट है। अगेन आई रिपीट द पॉइंट जल्दी से। एटम्स कॉन्सिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ सेंटर, सेंटर में एक न्यूक्लियस है, अराउंड विच, उसके आसपास द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, घूम रहे हैं, किस फैशन में, गोल गोल, इन सर्कुलर फैशन। किन ऑर्बिट में? इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जिन्हें अपन फिक्स ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, 9 से कहते चले आ रहा हो, या उन्हें कहते हैं स्टेशनरी यानी फिक्स्ड स्टेट, यानी यहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट है। वेरी गुड पोस्टुलेट, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। सेकेंड पोस्टुलेट अगर नहीं लिखा है, जल्दी से आधा मिनट दे रही हूँ मैं, हो गया? ये वही वाला है जो ये पहला वाले का ही सब पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चल रहा होता है वो कांस्टेंट होती है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। करेक्ट? तो प्लीज ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग द सेकंड पोस्टुलेट। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट होती है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट when it is revolving in a particular orbit, ठीक है? means energy does not change with time, means energy does not change with time, एनर्जी नहीं चेंज होएगी, कैसे? with time, टाइम से एनर्जी चेंज नहीं होएगी। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, यानी एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम। आई होप इट्स क्लियर, इट इज 100% क्लियर। यहां तक कि दो पोस्टुलेट यहीं पर आके समझ में आ गया कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक खत्म हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? बोहर को भी अभी वेव नेचर के तब पता नहीं था। ये पता है क्यों है कांस्टेंट? मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट क्यों है? आपसे अब बहुत जगह पूछे तुम क्यों कह रहे हो ये? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, और वेव की एनर्जी, वेव जो है एनर्जी उसकी चेंज नहीं होती, वेव की एनर्जी तो मैटर की चेंज होती है, पार्टिकल की होती है। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो कि आगे जाके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में साफ साफ बताया गया है। वेरी गुड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट पहले समझ लो उसको, उसके बाद अपन लिखवा देंगे। वो जो बहुत बात कह चुके हैं ये वाला पोस्टुलेट कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो कांस्टेंट है बेटा, लेकिन कब उसकी एनर्जी चेंज होती है? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है। जैसे मैंने तुम लोगों को क्या बढ़िया एग्जांपल दी थी, याद करो। मैं वॉक कर रही हूँ तेज से या रनिंग कर रही हूँ तेज से, एकदम से कोई आ गया, गुड मॉर्निंग मैम, तो क्या होगा? एकदम से अपन
रुक जाएंगे। या मैंने क्या कहा था, एकदम से मुझे डॉग दिख गया तो मैं तो अपना रास्ता ही बदल के कहीं और चली गई, तो मेरी एनर्जी चेंज हो गई। यानी क्या, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो उसकी एनर्जी चेंज होएगी। जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। आया स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट वही वाला, ये बोहर ने कहा, और ये बिल्कुल समझ में आई बात कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन एनर्जी चेंज हो रही है जब लोअर से हायर या हायर से लोअर। तो अब लिखोगे थर्ड पोस्टुलेट वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग टुगेदर। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव कर दिया फिर इलेक्ट्रॉन, चेंज when it moves from one orbit to an other। ठीक है, energy of an electron changes when it moves from one orbit to an other, means when it moves from lower energy level to higher, it absorb energy and when it come back to lower energy level, it emits energy। पूरा पढ़ा हुआ है अपन ने, और ये पोस्टुलेट अपन को बढ़िया समझ में आ गया है। मैं आपको टाइम ज़रूर दूंगी ताकि आप ये कंप्लीट कर लें, एक पूरा मिनट ले लें आप इसको कंप्लीट करने के लिए, जल्दी से, शाबाश। हो गया, डन, ओके। अब जो मतलब देखो, अब जो पोस्टुलेट्स हैं वो कोई ऐसे नए नए पोस्टुलेट्स नहीं कि आपको कोई नई नई चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। आपने जो सब पढ़ा है इतने दिनों में, उसी का पूरा कंक्लूजन अपन पढ़ रहा है देखा जाए तो। अब ये कह रहा है जो एनर्जी रेडिएशन की आ रही है, जो एनर्जी रेडिएशन की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। ये तो बहुत पहले मैक्स प्लैंक ने भी कहा था, आपको पता है कि मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने भी ये बात कही थी। तो वही बात ये भी कह रहा है कि जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो आप फोर्थ पोस्टुलेट मेरे साथ सब लोग लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted is directly proportional to the energy। The frequency of radiation emitted is directly proportional to energy। और उसके बाद ये लिख लेंगे अगेन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted is directly proportional to energy। बट यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि यहां खाली ई से काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है, वापस ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, डेल्टा ई का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा, डेल्टा ई का, चेंज इन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो डेल्टा ई इक्वल टू एच इंटू म्यू, एच हम जानते हैं और पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी हम सब जानते हैं। और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है अपन को कि डेल्टा ई है क्या, चेंज इन एनर्जी है क्या, इक्वल टू E2 माइनस E1। चेंज इन एनर्जी इक्वल टू E2 माइनस E1, फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल, क्योंकि दो एनर्जी लेवल है तो चेंज इन एनर्जी आ रहा है। जल्दी से पूरा कर ले। ये वाला पोस्टुलेट भी बहुत आसान था, अपन ने पहले पढ़ा हुआ था। और E2 के वहां चाहो तो लिख लो एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, और E1 जो है हमारा एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। E2 is the energy, देख लो ये, E2 is the energy of higher orbit and E1 is the energy of lower orbit। जल्दी से
कौन सा पॉस्टुलेट था आपका ये आपका पॉस्टुलेट था फोर्थ। E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट एंड E1 इज द एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। अंडरस्टूड? तो ये आपका पूरा वो था। अब हम इसके बाद जो ले रहे हैं वो हमारा आएगा, नेक्स्ट हमारा आएगा फोर्थ हो गया है, फिफ्थ पॉस्टुलेट हमारा आ रहा है। फिफ्थ पॉस्टुलेट के अंदर हमें बहुत अच्छा पॉस्टुलेट है, वो भी मैं लिखवा दूं पहले, फिर समझा दूंगी आपको, जस्ट अ मिनट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ लिख लें पहले अपन, द एंगुलर मोमेंटम of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi means, अब मैं फॉर्मूला भी लिख रही हूं और आप सब लिख लो फिर मैं समझाऊंगी। MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, प्लीज राइट डाउन, और ये भी अंडरलाइन कर दो। चलो जल्दी से फटाफट, N लिख लो नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी N क्या है, ये हमारा ऑर्बिट है, ये N इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसको अपन शेल भी कह सकते हैं। N 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। N कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और ज़ीरो, N कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता और N कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। सब कुछ लिख लो, अंडरलाइन कर लो, सब कुछ कर लो अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है। अब क्या था कि बोहर के टाइम, मतलब अभी लिख लो जल्दी से, हो गए। चलो अब सब लोग पेन रख दो और सुन लो ध्यान से, मैं जो समझा रही हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रही हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम पहले होता क्या है, हमारा हर बच्चा जो यहाँ बैठा मुझे देख रहा है उसे ये बात पता है कि मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि वो 10th करके आए हैं और वो इस वक्त 11th में बैठा है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम आता है, इसे कहा जाता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर। लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा घूम रहा है सर्कुलर फैशन में। आपका इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर फैशन में। सर्कुलर फैशन में जब कोई चीज़ घूमती है तो कौन सा मोमेंटम डेवलप होता है, एंगुलर, क्योंकि एंगल चेंज हो रही है, तो मोमेंटम जो डेवलप हो रहा है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम। समझ आई मेरी बात? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब डायरेक्शन चेंज होता है तो एंगल भी चेंज होती है सर्कुलर फैशन में, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम में mv तो रहेगा, साथ में रेडियस भी आएगा, इसलिए जो mvr है बेटा ये एंगुलर मोमेंटम का सिग्निफाई कर रहा है, बिकॉज रेडियस ऑल्सो इज देयर। क्या कह रहा है बोहर, वो कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है वो है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल ये h अपॉन 2 पाई पे घबराओ नहीं कि मैडम ये कहाँ से आई, तो डेरिवेशन करा उन्होंने, आया कांस्टेंट है, उसको मतलब रिलेट करा एंगुलर मोमेंटम को शेल से, तो ये कांस्टेंट आ गया। हमारा मेन पर्पस ये है कि इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या मतलब इंटीग्रल, यानी n हमारा होल नंबर है, इंटीग्रल है 1 2 3, n जीरो नहीं है, n फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर बोहर ने बात कर दी है, लेकिन अंदर वाली बात वो निकाल के, मतलब जैसे कहते हैं कोई चीज़ पता है बट वो ऊपर नहीं आ पाई, बोहर ने समझ गया है बट वो उसको मतलब पूरी दुनिया को नहीं बता पाया। जैसे कहते हैं ना अपन, बहुत से लोग कहते हैं अरे यार ये तो बहुत नॉलेज वाला टीचर है, बट हो सकता है कि वो टीचर को लोग जानते नहीं हो, बट वो बहुत डेप्थ वाला टीचर हो। तो यही बात थी कि बोहर ने बात डेप्थ की कह दी है, लेकिन वो दुनिया नहीं देख पाई थी अच्छी तरह उस चीज़ को। क्या मतलब, मैं बताऊँ उसका मतलब, किसी किताब में तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी रिफ्रेशर में इसका मतलब नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब वो घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम बन रहा है वो कैसे प्रोपोर्शनल है टू इंटीग्रल मल्टीपल, यानी वेव लेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, h अपॉन 2 पाई। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि फुल अमाउंट 1 2 3, यानी यहाँ पर वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का अंदर ही अंदर छुपा हुआ है, बस सामने नहीं आया, लेकिन बोहर ने बात पते की कही, क्योंकि वेव जो है वो आधी नहीं हो सकती, वेव 1/4 नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का, जब भी वो फुल इंटीरियर में आ रहा है 1 2 3, 2 वेव 1 वेव 3 वेव, लेकिन हाफ और फ्रैक्शन नहीं, ये सब
एविडेंस है इस बात का कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, लेकिन इसका क्रेडिट पूरा जो है किसने लिया था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने, साइंटिस्ट वर्नर हेजेनबर्ग ने, जो आगे पढ़ेंगे, साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने, साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने, बोहर बेचारा ने बताया था, बट वो इतनी अच्छी तरह उस बात को समझाया नहीं पाया था। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसको रट भी लो, इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, क्योंकि एन शेल है, तो दिस इज द फॉर्मूला, ऐसे करके लिख सकते हैं अपन, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है बेटा, ये पूरा बॉक्सेस में भरो, और ये सारे के सारे जो पोस्टुलेट्स थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स अपन ने पढ़े हैं बोहर के, कि वाकई में अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट अपन पढ़ना है। तो इस तरह से अपन कहेंगे कि बोहर का मॉडल खत्म हुआ है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर खत्म हो गए। लेट अस रिवाइज इन 1 मिनट। क्या थे बोहर के पोस्टुलेट? पहला पोस्टुलेट ये था बोहर का कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होती है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं सर्कुलर फैशन में, जैसे रदरफोर्ड ने कहा। क्या ऐड करा बोहर ने? ये जो सर्कुलर फैशन में जो जिनमें घूम रहे वो फिक्स्ड ऑर्बिट हैं, वो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, जहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट है जब वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन उसकी एनर्जी चेंज कब होएगी? जब वो एक शेल से दूसरी शेल में जाएगा। जब लोअर शेल से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। इस इमिट और एब्जॉर्प्शन में चेंज इन एनर्जी आ जाएगा डेल्टा ई, जो कि E2 माइनस E1 है, जहाँ E2 हायर एनर्जी स्टेट है, E1 आपका लोअर एनर्जी स्टेट है। इतनी बात कह दी उसने, बहुत अच्छी बात। उसके बाद उसने बोला कि जब एनर्जी चेंज कर रहे इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू, ये ब्लैंक ने भी कहा था। और आखिर में बहुत पते की बात कही कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फैशन में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो रहा है, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का छुपी बात कि वेव नेचर भी होता है। तो ये पढ़ लिया अपन ने, बोहर के पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, पूरा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा है। अब बोहर ने थोड़ा सा रेडियस के बारे में बताया, बोहर ने वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, बोहर ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया बोहर ने, लेकिन वो पोस्टुलेट्स में नहीं है, वो बोहर के एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि अगली क्लासेस में अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन एंगुलर मोमेंटम पे एक आध क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो आप एक क्वेश्चन मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखेंगे। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम में मैंने AM कर दिया, ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। Again, what is the angular momentum of electron of hydrogen atom in its second orbit? Simple question और sweet and simple question। फटाफट बच्चे को फॉर्मूला याद है। हमारा DSC क्लासेस का बच्चा ऐसा है ही नहीं जो फॉर्मूलाज याद नहीं करे, क्योंकि उसको पता है कि फॉर्मूला भला याद करेंगे जब ही जाके सब कुछ बनेगा हर न्यूमेरिकल। उसके लिए एक छोटी सी बात और बताओ, एक राज की बात है। फॉर्मूलाज के लिए एक छोटी छोटी जो नोट कॉपीज आती है ना, वो छोटी छोटी नोट कॉपी होती है, उसके अंदर डेली नोट लिखता है कि आज हमें ये करना है। वो नोट की कॉपी ले लो और उसके अंदर फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो। मेरी एक बच्ची थी जो कि शार्प, जिसका मैंने बोला था ना 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में लाई थी, वो उसका तरीका पढ़ने का यही था। वो हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो बच्ची निकली है बग़ैर ड्रॉप लिए, बग़ैर अपना ईयर को वेस्ट करे। उसका नुस्खा ये था, वो छोटे छोटे से फॉर्मूलाज के कॉपीज़ लेती थी और उसके पूरे 5-6 उसके पास नोट कॉपीज़ थी। जब वो पढ़ती थी तो पूरे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाते थे और इस तरह से सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाते थे। आप चाहो तो कर सकते हो, वरना एक और मेथड होता है, कुछ लोग चार्ट लेते हैं, चार्ट के अंदर फॉर्मूला लिख लो और चार्ट्स अपने कमरे में अपने टेबल पे रख लो, वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है। तो मैनी मेथड्स, आप पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, कहाँ? इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट। तो हमें फॉर्मूला तो याद है, हमने फौरन फॉर्मूला लिखा, ये हमारा फॉर्मूला है। n ऑर्बिट का नंबर है तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा, तो mvr इक्वल टू 2n2 है, h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कटा तो आंसर आया h अपॉन पाई। अब यहाँ भी मैं नहीं कर रही, इसको तुम लोग कर लेना। h का वैल्यू सबको पता है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34, पाई आप सब जानते हैं 22/7।
तो अपन मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही नहीं पढ़ा रहे हैं, अपन आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास आप लिखेंगे व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट, व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट क्या होता है, क्या मतलब है स्टेशनरी स्टेट का। वही वाली बात, स्टेशनरी स्टेट मतलब ऑर्बिट, अभी अपन ने पोस्टुलेट में दे दिया था। स्टेशनरी स्टेट, व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट, इट इज द ऑर्बिट, इज अ शेल, इज द एनर्जी शेल वेयर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कांस्टेंट। तो लिख लो स्टेशनरी स्टेट इज द ऑर्बिट और द शेल is the orbit or the shell in which the electron is present, in which the electron is revolving, in which the electron is revolving, where its energy is constant, where its energy is constant in a particular orbit, where its energy is constant in a particular orbit. With this note, लिख लिया, स्टेशनरी स्टेट आर द ऑर्बिट और शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग वेयर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट इज कांस्टेंट। सो फुल स्टॉप, यहाँ तक हो गया अपना। अब बहुत बढ़िया आज की क्लास थी और अगली हर क्लास इतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में अपन बोहर के कुछ रेडियस कैसे मैंने बताया था, एनर्जी कैसे, और उसके एप्लीकेशन करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और बहुत बढ़िया अगली क्लास भी होएगी। ये सब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम की मतलब मैंने आप सोचो ये 4th क्लास चल रही है, शायद पहली क्लास थी जिसमें स्पेक्ट्रम शुरू हुआ था, दूसरी क्लास थी जिसमें एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, तीसरी क्लास थी जिसमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाया था, चौथी क्लास है जिसके अंदर बोहर पोस्टुलेट है, स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड है, और अगली क्लास भी स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड होगी। तो इतनी सारी अपन चीज़ पढ़ रहे हैं तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होएगा और सब एक से एक रिलेटेड होएगा। और हमारा डीएससी वाला बच्चा और डीएससी के टीचर्स, ये हमारी पूरी टीम जो है इस पर मतलब वर्क कर रही है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इतना अंदर तक हमारे अंदर आना चाहिए कि वी विल वेट टू व्हेन वी आर हैविंग द केमिस्ट्री क्लास। मेरे हैं ऐसे बच्चे बेटा, वो वेट करते थे, वो खुश होते हैं कि यार मैडम कब होएगी केमिस्ट्री क्लास। दे आर आस्किंग मी मोर एंड मोर कि मैडम आप इतना, जैसे मैं 12th में नियरली रह रही हूँ, आपके तरह ही मतलब थोड़ा और ज़्यादा लेती हूँ एक क्लास उनकी, क्योंकि वो 12th वाले हैं। तो मतलब मैं तकरीबन 8-9 घंटे पढ़ा रही हूँ एक हफ्ते में 12th को। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे मेरे ऐसे थे, मैडम एक आध दिन और पढ़ा दो प्लीज़, या मतलब उनको इंटरेस्ट है मेरे सब्जेक्ट में। आई नो कि मेरे 11th वाले भी ऐसे ही हीरे निकलने वाले हैं जो खुद कहेंगे टीचर से कि टीचर और पढ़ा दो। एंड डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू, एज आई टोल्ड यू दीज आर द स्मॉल वैल्यूज विच आई वॉन्ट टू टीच टू डियर चिल्ड्रन। Bye bye, all the best.